नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। साल 2026-27 का आम बजट पेश होने जा रहा है। बजट से पहले देश के हर वर्ग की निगाहें सरकार पर टिकी हैं और अपनी अपनी उम्मीदें सामने रखी जा रही हैं। महिलाओं को भी इस बजट से खास अपेक्षाएं हैं, चाहे वो शिक्षा और रोजगार के अवसर हो, स्वास्थ्य सुविधाओं हो या फिर सुरक्षा और आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी योजनाएं। सवाल यही है कि क्या इस बार का बजट महिलाओं की इन उम्मीदों पर खरा उतरेगा? इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने के लिए हमने अलग अलग वर्ग की महिलाओं से बातचीत की और जाना कि वे इस बजट से क्या चाहती हैं। आइए आपको भी सुनवाती हूं उनकी प्रतिक्रियाएं। वर्किंग वुमेन हमारे साथ है, उनसे भी जानेंगे बजट को लेके उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है। Okay, so I'm Advocate Vijay Lakshmi Singh. I'm practicing in Bhopal District Court and Session Court. So मेरे हिसाब से हमें हायरिंग पे ज़्यादा थोड़ा फोकस करना चाहिए बजट को लेकर, एंड थोड़ा वुमेंस की सेफ्टी को लेकर भी फोकस करना चाहिए, एंड रिगार्डिंग एग्रीकल्चर को थोड़ा बूस्ट करना चाहिए, जिस पे अभी हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं जा रहा है गवर्नमेंट का। अच्छा, मैंने सुना आपका स्टार्टअप भी है, तो उससे रिलेटेड कुछ कहेंगे, क्या कुछ उसमें होना चाहिए? अभी मैंने वुमेंस को लेकर ही स्टार्टअप शुरू किया है, तो मेरा ये पॉइंट है वुमेंस हॉस्टल्स और वुमेंस को लेकर कि उनके लिए थोड़ा प्रोसीजर और अपन ईजी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल लोन्स अगर अप्लाई करती है वुमेंस, तो उनको लेकर थोड़ा ईजी हो जाए, मतलब जो भी प्रोसीजर से लोन्स को लेकर वुमेंस के लिए थोड़ा सा बेसिक से स्टार्ट करें। मतलब यही है ना कि एक स्टार्टअप में जैसे हम चाहते हैं कई बार कि हम स्टार्टअप तो कर लिया हमने स्टार्ट, लेकिन हमारे पास जितना कैपिटल होता है हम उस पर कर लेते हैं, और फिर एक मिडिल क्लास फैमिली की जो वुमेन होती है वो खासतौर पे सोचती है कि यार लोन लेने से अच्छा जितना है उतने में कर लो, और अगर नहीं है तो फिर बैकआउट कर लेंगे, क्योंकि लोन लेने का प्रोसीजर मुझे लगता है थोड़ा सा ईजी होना चाहिए। क्या लगता है? बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लोन का प्रोसीजर थोड़ा वुमेंस को लेकर या फिर सबको लेकर थोड़ा ईजी होना चाहिए, ताकि सब लोग बिजनेस के उसमें जा सके, मतलब सोच सके बिजनेस करने का। मैम, ये तो ठीक है, कामकाज लगा रहता है, लेकिन बजट आने वाला है, बजट को लेकर क्या कुछ उम्मीदें हैं आपकी? जी देखिए, बजट को लेके मेरा मानना ये है कि हम मध्यम परिवार के लोग हैं। हमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है? रोटी, कपड़ा, मकान। और अनाज और सब्जियों में इतनी महंगाई बढ़ गई है कि गरीब मध्यम वर्ग के लोगों के लिए ये करना बहुत मुश्किल हो गया है। एलपीजी गैस, इनके दामों में कमी आना चाहिए, सब्सिडी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए हमारे लिए। और मेडिसिन आजकल के मध्यम परिवार के लिए, देखिए बीमारी किसी को बोल के नहीं आती, लेकिन मेडिसिन हर चीज़ के चार्जेस इतने बढ़ गए हैं, टैक्स भी इतना लगाते हैं कि इस पर हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। हमारा बजट एकदम से, घर का जो बजट था वो गड़बड़ हो चुका है। जो हमें पर डे 200 मिलता था वो हम अपने सब्जी, अनाज इनमें लगा देते हैं। जैसे गेहूं का रेट भी बढ़ गया, शक्कर, दाल, जो हर चीज़ है। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के लिए जो स्टेशनरी के सामान होते हैं उसमें भी इतनी महंगाई आ गई है कि हम उसमें अपने बच्चों के लिए जो करना चाहते वो हम नहीं कर पाते, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली है, इससे ज़्यादा हमारा कोई भी नहीं। और गरीब लोगों के लिए, जैसे बेटी की शादियों में सोना चांदी है, उसमें भी इतनी महंगाई कर दी गई है कि गरीब परिवार तो अपनी बेटी को एक नाक की लौंग देने में भी सोचेगा, है ना। तो हमारा कहना यह है कि इस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, महंगाई को कम करना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, मैं जॉब भी करती हूँ, घर भी संभालती हूँ, ठीक है, और मेरी पहली प्रायोरिटी तो ये है कि जो पेट्रोल जो महंगा है उसको कम करें, ताकि जो हमारी रेगुलर जो हमारी बचत में है उसमें थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट हो। और जो पहले बीमा के लिए बस जो चलाई गई थी वो जो कि बंद कर दी गई है, वो मे बी कि क्यों बंद करी गई ये नहीं पता, लेकिन बट सेफ्टी अगर देखा जाए वुमेन्स की तो उसमें थी, और सेफ्टी पर्पज से देखा जाए तो उसको वापस से चालू किया जाए एज अ वुमन, कि वो सोचे ना 10 बार बस में चढ़ने से पहले, क्योंकि आजकल इतना क्राइम हो रहा है कि इंसान अगर अपना वो पर्स भी लेके जा रहा है तो उसको संभाल के रखना पड़ रहा है। सो उसके लिए एक सेफ्टी होनी चाहिए कि जो पहले चल रही थी चीज़ें उसको, और सबसे पहले टैक्स जो चीज़ों पे लगा है उसको कम करें, क्योंकि टैक्स हर चीज़ में, अगर आज इंडिया में देखा जाए तो हर चीज़ में टैक्स है। हम खाना ले लें या फिर हम बच्चों के स्कूल की फ़ीस भी हमसे एडवांस में जमा करवाई जा रही है, जो कि एक मिडिल क्लास की फैमिली तो नहीं अफोर्ड करती। अगर हमें अच्छे स्कूल में पढ़ाना है तो फिर तो या तो हमारी इनकम उतनी हो कि हम उन पे खर्च कर पाएँ। स्कूल ही नहीं है, साथ में हम ट्यूशन भी है, तो ट्यूशन की भी जो रहती है तो वो हमारी डेली बेसिस की नीड से ही वो पूरा हो रहा है। अगर हम एक जगह कम करते हैं तो दूसरी जगह ज़्यादा ही है। तो हम ये चाहते हैं कि टैक्स फ्री हो, थोड़ा सा टैक्स में रिलीफ मिले हमें, और जो खाने पीने की जो हमारी चीज़ें हैं उसमें हमारा थोड़ा टैक्स जो लगा हुआ है अधिकतर चीज़ों में, जैसे दूध आप देख लो, दूध में पहले टैक्स नहीं लगता था, आज की डेट में उसमें भी
टैक्स लग चुका है, ठीक है। और गोल्ड तो शादी, अगर कल को मैं अपनी बेटी की शादी करती हूँ तो मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा कि मैं खरीदूँ क्या नहीं खरीदूँ। मैं उतना नहीं खरीद सकते, लेकिन मैं खरीदूँगी तो मुझे उसको डबल पे करना ही है। तो हम ये चाहते हैं कि जो भी बजट आ रहा है वो सारी चीज़ों को सोच कर आए। वहीं बजट का इंतजार सभी को है। हर वर्ग ये चाहता है कि आने वाला बजट उसके फायदे के लिए हो। क्या कुछ चाहता है युवा वर्ग? भोपाल में बात की हमारे संवाददाता रंजन भगत ने। है कि जैसे हम लोग देख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से बजट में ये लोग थोड़ा सा उन सेक्टर्स पे ज़्यादा काम कर रहे हैं जो समाज में अब तक वंचित माने जाते थे। जैसे मैंने देखा है कि महिलाओं के लिए ये बात कर रहे हैं, फार्मर्स के लिए, यूथ के लिए, पुअर के लिए। पिछले 2 साल से लगातार जो इन सेक्टर्स में काम हो रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में भी आने वाले बजट में भी इन्हीं चीज़ों पर ही ज़्यादा फोकस किया जाएगा। शायद मेरा प्रेडिक्शन है कि आने वाला जो नेक्स्ट बजट है उसमें हमें एम्प्लॉयमेंट के बारे में कुछ चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेगी। साथ ही साथ एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं। लास्ट ईयर के बजट में मखाना बोर्ड इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। इस बार के बजट में भी किसी ऐसे एक सेक्टर की बात करेंगे जिसके लिए हमें एक्सपोर्ट में, क्योंकि इंडिया को बढ़ाना भी है, और मेक इन इंडिया पे ज़्यादा फोकस रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं बजट पढ़ भी रहा हूँ काफ़ी समय से। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग मेक इन इंडिया पे, एक्सपोर्ट पे और एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं इस बार के बजट से हम ये उम्मीद जता रहे हैं कि एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करे सरकार। जिन छात्रों को एजुकेशन लोन्स चाहिए रहते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो कम दरों में उन्हें एजुकेशन लोन्स मिलें। और साथ ही साथ अगर कोई विदेश पढ़ने जाना चाहता है, जिस तरीके से मैंने भी बोला एजुकेशन, तो मेन हम यही चाह रहे हैं कि एजुकेशन पे थोड़ा फोकस करे सरकार, एजुकेशन को बढ़ावा दे। स्टार्टअप आज की डेट में हर युवा अपने किसी तरीके से इस्टेब्लिश खुद के पैरों, अगर सीधी भाषा में कहीं, खुद के पैरों पे खड़ा होना चाहता है। उसके पास कई सारे आइडियाज़ होते हैं, बट कहीं ना कहीं फाइनेंस के चलते वो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता अपने आइडियाज़ को, क्योंकि उसके पास फंडिंग्स नहीं रहती है। तो अगर सरकार ऐसे कुछ बजट में अपना पेश करे जिसके चलते युवा जो है अपना खुद का स्टार्टअप प्लान जो कर रहा है उसको इम्प्लीमेंट कर सके, तो उसके हित में अगर कुछ बजट आए। बजट है जो स्टूडेंट्स के फेवर में होना चाहिए, क्योंकि मतलब अगली जनरेशन है जो देश को आगे लेके जाएगी, तो इसीलिए उनके फेवर में होना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट की रेट को हाई करना चाहिए उन्हें, और जो एजुकेशन की फील्ड में है उन्हें प्रोग्रेस करनी चाहिए। क्योंकि जो अभी तक अपन को देखने को बेरोज़गारियाँ देखने को मिल रही हैं, तो इससे लगता है कि सरकार को थोड़ा युवाओं की तरफ भी रुख करना चाहिए। और रही दूसरी बात, तो युवा इसमें एजुकेशन और लोन भी कम होने चाहिए, क्योंकि जो कि अभी बाहर से जो बच्चे आते हैं, जो पढ़ते हैं, जो गवर्नमेंट की जो तैयारियां कर रहे हैं, उनमें भी जो मतलब फार्म भरते हैं तो वो भी थोड़े से महंगे हैं, तो उनमें भी थोड़ी कटौती करनी चाहिए सरकार को। बजट से बस हम यही चाहते हैं कि हमें ऐसे एज ए स्टूडेंट हमें अच्छा से अच्छा बजट प्रोवाइड हो। जैसे हम एज ए कॉलेज स्टूडेंट हैं, हमें कोई स्टार्टअप खोलना है, उसके लिए हमें इनकम लोन प्रोवाइड हो अच्छे से। और मेरा ये भी कहना है कि जो बजट है वो देश के सभी वर्ग के लिए होना चाहिए, खासकर मध्यम वर्गीय लोगों के लिए। इससे हमारे देश की समृद्धि होगी, तरक्की होगी। तो वहीं कल केंद्र की मोदी सरकार देश के लिए बजट पेश करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 9वीं बार बजट पेश करेंगी, जिसको लेकर देश भर के व्यापारियों में खासा उत्साह है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के पदाधिकारियों से बातचीत की गई। चैम्बर पदाधिकारियों ने कहा कि इस बार बजट से व्यापार और उद्योग जगत को कई अहम उम्मीदें हैं। उन्होंने जीएसटी सरलीकरण, छोटे और मध्यम व्यापारियों को राहत, आसान ऋण व्यवस्था और रोजगार सृजन पर विशेष फोकस की मांग की है। पदाधिकारियों का कहना है कि यदि बजट में व्यापार हितैषी प्रावधान किए गए तो उससे देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। पेश होने वाला है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कल 9वीं बार पेश करेंगी बजट, और ये इसीलिए ऐतिहासिक भी है। हमारे साथ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी हैं, इनसे भी चर्चा करते हैं। सर, क्या कुछ उम्मीदें हैं बजट को लेकर के? कल देश का बजट पेश होने वाला है। पूरे देश को उम्मीदें हैं प्रधानमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से, और जैसा कि जीएसटी रिफॉर्म दिया है वैसा अभी इनकम टैक्स रिफॉर्म भी देने वाले हैं, और ज़रूर इसमें इनकम टैक्स में काफ़ी सारी रियायतें आएंगी, जिसकी उम्मीद पूरे देश को है। और प्रधानमंत्री जी लगातार देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए
निरंतर इस चीज़ को ध्यान में रख के और पूरे देश के उद्यमियों के लिए स्टार्टअप योजनाएं और जितनी भी योजनाएं ला रहे हैं उससे व्यापार बढ़ेगा। सर, टैक्स स्लैब की बहुत बात होती है जब भी बजट पेश होता है। देखिए, निश्चित रूप से टैक्स में बदलाव पिछले 12 साल 15 साल से हम देख रहे हैं, पर जिस दिन अरुण जेटली ने जीएसटी का बजट की बात की थी कि जीएसटी में इतना बजट हमारे पास आ जाएगा तो हम इनकम टैक्स को समाप्त कर देंगे, मेरे ख्याल से उससे अपन ऊपर अनुरूप काम कर रहे हैं। इनकम टैक्स को समाप्त करने की बात करनी थी, जो जीएसटी के रूप में जो राजस्व प्राप्त होगा, जो जीएसटी के रूप में उनको कलेक्शन प्राप्त होगी, उससे हमारे देश की ग्रोथ बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बहुत बात होती है और इसमें किस तरीके की राहत चाहते हैं, कैसा इस बार उम्मीद है इस बजट से कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेकर के क्या कुछ करे सरकार? देखिए, आपने देखा होगा जो ट्रंप ने अपने ऊपर जो बहुत सारी पाबंदियां लगाई और कर दिया, उस सब का तोड़ निकाल दिया नरेंद्र मोदी जी ने। यूरोपीय संघ से एक समझौता कर लिया और उसमें कई चीज़ों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। निश्चित रूप से ये जो बजट है जनहितकारी होगा, व्यापारियों के हित में होगा, उद्योगों के हित में होगा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसमें खास करके कपड़ा और जैविक खादी, इन सब चीज़ों का बहुत एक्सपोर्ट होने वाला है। अभी जो वर्तमान की केंद्र सरकार की उद्योग नीति है उसमें किस तरीके से बदलाव चाहते हैं और बजट को लेकर के कैसे देख रहे हैं? तो अभी जो जीएसटी रिफॉर्म हुआ उस पर उन्होंने बहुत अच्छा कदम लिया कि 28% को 18% कमर्शियल व्हीकल पे कर दिया और भाड़े का जो है उसका 12% कर दिया। मेरा एक और निवेदन है, इसमें एक दिक्कत आती है कि जो बड़ा ट्रांसपोर्टर है वो तो ऊपर जा रहा है, वो जो नीचे तबके के ट्रांसपोर्टर हैं वो धीरे धीरे इस व्यवसाय से बाहर जा रहे हैं और उसमें उसके कारण सबसे बड़ी बात ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। तो मेरा एक ही निवेदन है कि इसको वापस रिफॉर्म करते हुए 18% को 12% कर दिया जाए और इसका जो जीएसटी इनपुट, जैसे 4 व्हीलर व्हीकल कारों के ऊपर जीएसटी इनपुट अलाउड नहीं दिया जाता, उसी प्रकार कमर्शियल व्हीकल के ऊपर भी इसको समाप्त कर दिया जाए। तो इससे छोटे जो ट्रांसपोर्टर हैं, छोटे जो एक ड्राइवर रहता है 2-4 साल बाद गाड़ी अपनी बना लेता है, वो चीज़ें रुक गई हैं। तो उसको वापस इस लाने के लिए एक गाड़ी जो है करीब 10 आदमी को रोजगार देती है, तो इससे रोजगार बढ़ेगा। सर, आप तो एक्सपर्ट भी बजट को लेकर के माने जाते हैं, कई जगह राय भी रखते हैं। आपकी क्या उम्मीदें हैं इस बार बजट को लेकर के और खासतौर पे उद्योग नीति को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं आप? किस तरीके की उम्मीदें हैं इस बार बजट को लेकर? जी, सबसे पहले तो ये बताऊं, जो इनकम टैक्स एक्ट 1960 है वो समाप्त हो रहा है और नया इनकम टैक्स बिल 2025 लागू हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से। तो ऑलरेडी इनकम टैक्स में बहुत सिंपल कर दिया गया है। जो पहले पढ़ने के लिए भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्सपर्ट पढ़ता था, अब जनरल आदमी भी पढ़ लेगा। अब रही बात स्लैब की, तो 4 लाख तक छूट है लेकिन 12 लाख तक टैक्स रिबेट है, जिसकी टैक्स नहीं लगती। तो पिछले साल बहुत दिया है मोदी ने, मुझे लगता है और उसमें परिवर्तन की उम्मीद हम नहीं कर रहे हैं। हाँ, दूसरे सेक्टर्स में जैसे उद्योग नीति, अब जैसे छत्तीसगढ़ में चालू हुआ सिंगल विंडो, वैसे पूरे देश में होना चाहिए उद्योग नीति। और सिंपल उद्योग नीति में ऐसा प्रोत्साहन होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हमारे यहाँ उद्योग लगे, ताकि हम विदेशों के भरोसे नहीं रहें। जो ट्रम्प अपनी नीति बताता है उसकी हमको आवश्यकता ही नहीं पड़े। और इस बार रक्षा बजट पे उम्मीद है कि रक्षा बजट और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बजट होने वाला है। आप किस तरीके से देखते हैं इस पूरे बजट को? अब तक के जो बजट पेश हुए हैं उससे कितने संतुष्ट हैं और इस आने वाले बजट से क्या उम्मीदें हैं? देखिए, 2017 में मोदी जी ने जब जीएसटी लाई थी तो उस टाइम कमिटमेंट किया था कि एक टैक्स एक देश रहेगा, लेकिन उसमें अभी तक सफल नहीं हुए हैं। आज कितनी दुनिया भर की टैक्सें लग रही है, जीएसटी में सुधार करने के लिए बोला गया, लेकिन कुछ 1-2% सुधार हुआ है, बाकी बहुत तकलीफ है। इसमें थोड़ा ध्यान देना चाहिए और एक टैक्स एक देश होना चाहिए। कि अब तक जो बजट पेश हुआ है वो अच्छा रहा है। इस बार के बजट को लेकर के भी खास उम्मीदें चैम्बर ऑफ कॉमर्स छत्तीसगढ़ की हैं और इस तमाम चीज़ों को लेकर के कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर भी सब चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों की निगाहें भी टिकी रहेंगी। कैमरामैन गुपेंद्र निर्मलकर के साथ रायपुर से BSTV के लिए शिवम दुबे। केंद्रीय बजट 2026 को लेकर सरकार ने किसानों को प्राथमिकता देने की बात कही है, लेकिन जमीनी स्तर पर किसान अभी भी कई समस्याओं से जूझ रहे हैं। धार में किसानों का कहना है कि उनकी फसल समर्थन मूल्य पर नहीं बिक पाती, मंडियों में घोषित भाव का लाभ खाते तक नहीं पहुंचता।
खाद बीज की बढ़ती कीमतों से खर्च लगातार बढ़ रहा है, जबकि आमदनी में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। कर्ज माफी पर बजट में कोई ठोस घोषणा नहीं है, जिससे पुराना कर्ज खत्म नहीं हो पाता। वहीं सिंचाई योजनाओं के दावे तो किए गए हैं, लेकिन जर्जर नहरों के कारण खेतों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच रहा है। अब देखना होगा कि बजट की घोषणाएं कागजों तक सीमित रहती हैं या किसानों की जिंदगी में सचमुच बदलाव लाती हैं। केंद्रीय सरकार का बजट आने वाला है और देखना यह है कि इस सत्र में किसानों के लिए सरकार क्या कुछ लाभ देती है। सरकार द्वारा कुछ लाभ भी दिया जाता है, तो क्या वास्तव में किसान के जेब तक वो लाभ जाएगा या फिर कागजों पर ही खानापूर्ति होकर समाप्त हो जाएगा। हम इस वक्त धार जिले के धामोद मंडी प्रांगण में खड़े हैं, जहाँ पर किसान दूर दूर से आए हैं और अपनी फसल लेके आए हैं। अभी देसी चने हैं और डॉलर चने भी हैं और कुछ किसान आए हैं, उनसे जानते हैं हम किसान को सरकार से इस बजट में क्या कुछ उम्मीद है। भाई साहब, क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी आप? टोकी मनार के पास। क्या कुछ फसल लेके अभी आप आए हो? हम डॉलर चना लेके आए। अच्छा, इस बार जो बजट आने वाला है केंद्रीय सरकार का, उससे आपको इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं कि किसानों के लिए क्या कुछ लाभ होना चाहिए? यही है कि खाद वगैरह में जो भी है ये काला बाजारी बंद होना चाहिए और ये हमको किसानों के घर बहुत सेवा करे, बहुत बढ़िया है, जो बहुत से राज्यों में चालू हो भी गई है। और ये चाहते हैं कि जो भी है कि जो किसानों को भी उनका जो लागत लगती है और ये जो भी होता है नुकसान वगैरह, उनके भाव भी सही फसलों का मिलना चाहिए। और यही चाहते हैं कि कम से कम किसानों का ये बजट नया कुछ भी नए साल के हिसाब से नया कुछ लेके आए। मतलब क्या नाम है आपका? संतोष पवार। ये संतोष जी पवार है जो किसान है। उनका ये कहना है कि इस साल के बजट में खास तौर पे यूरिया की जो किल्लत है, जो समस्या है, उनको कहीं ना कहीं घर पहुँच शासन द्वारा ये सेवा देना चाहिए, ताकि जो ये बड़ी समस्या है किसानों के फसल के लिए जो यूरिया का उपयोग महत्वपूर्ण है, उससे निजात मिल सके। हमारे साथ एक किसान और जुड़े हैं, उनसे जानते हैं हम पूरी बात। क्या नाम है आपका? कहाँ के निवासी आप? मैं जमोटी खरगोन जिला। कितने बीघा खेती अपने पास? मेरे पास ये समझ के चलो 30 बीघा जमीन। 30 बीघा। कितने साल से आप खेती कर रहे हो? तो हमारी पूरी बुलाया है, जिंदगी निकल गई है खेती का। कितनी पीढ़ी कार्य कर रही किसानी में? दूसरी तीसरी पीढ़ी है हमारी। अच्छा, इस बार का जो बजट आने वाला है केंद्र सरकार का, तो खेती संबंध में, किसान संबंध में क्या कुछ आपको उम्मीद है कि बजट में किसानों को क्या फ़ायदा होना चाहिए? देखो, किसान तो बीजेपी की सरकार से बहुत ही अपेक्षाएं लेके बैठे थे, लेकिन ये सरकार कोई अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर रही है। क्या कुछ कारण? किन समस्याओं का परेशान होना पड़ रहा है? किसानों को उनको कोई भी उचित मूल्य फसल का नहीं मिल रहा है। मक्का की आज हालत देखो, 1200-1300 रुपये बिक रही है। ये डॉलर अभी 7 से 8 हज़ार के बीच में बिक रहा है। मतलब कोई सी भी चीज़ ऐसी नहीं है कि उसका किसान को लागत बहुत बढ़ गई है और उसका फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है। तो किसान मजदूरी फुल देना पड़ रही है, तो किसान पूरा लाश में होता चला जा रहा है। इसको कोई बचत नहीं है, क्योंकि पेस्टिसाइड, दवाई, खाद कुल मिला के देखे सब जगह काला बाजारी हो रही है और हर जगह किसान ही पिसा रहा है। उसको कोई सरकार का समर्थन नहीं है और कहीं से भी नहीं है। अगर ये समस्या ऐसे ही चलती रही तो आगे चल के खेती को लेकर क्या निर्णय लोगे आप? खेती का यही निर्णय कि भविष्य में हमारे बच्चे भी यही सोच रहे हैं कि भाई खेती नहीं करना है। क्या भाई हमारे माता पिता कर रहे थे वो ठीक है, बाकी हम भविष्य में नहीं करेंगे। उनकी ये सोच है कि नहीं तो बेच बिचा के कहीं भी शहरों में जाएंगे। क्या कारण है खेती नहीं करने का बच्चों तो यही है ना कि खेती में घाटा आ रहा है। खेती में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविंद्र। ये कविंद्र जी किसान हैं, जिनके पास लगभग 30 बीघा खेती उन्होंने बताया है। उनकी कम से कम 3 से 4 पीढ़ी लगातार खेती करते आ रही है और उनकी अब ये पीड़ा उभर के सामने आ रही है कि लगातार अगर सरकार ऐसे ही किसान अपने समस्याओं को लेकर जूझते रहे तो आने वाली जो पीढ़ी है या आने वाला जो समय है वो अपनी खेती बाड़ी बेचकर व्यापार दूसरा कुछ काम करेंगे, लेकिन खेती नहीं करेंगे, क्योंकि मजदूरी नगद में देना पड़ती है और जो मंडी परिसर में जो भाव को लेकर उम्मीद है किसानों की जो फसल आ जाती है घर, और जो भाव को लेकर उम्मीद रहती है वो पूर्णतः नहीं मिल पाती है, उनकी लागत भी वसूल नहीं हो पाती है, किसान का कहना है। देखते रहिए मध्य प्रदेश। सुनील राठौर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। आप मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए BSTV। नमस्कार।